क्वांटम कंप्यूटिंग एक बिल्कुल नया शोबा है कंप्यूटर साइंसेस का। तो मैं आपको बता दूं, हमारे हाथ में जो ये फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, ये एक कंप्यूटर है। लेकिन ये कंप्यूटर हो जो या आपका लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, इन सब की लिमिटेशन होती है और इनको कहा जाता है क्लासिकल कंप्यूटर्स है। आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स ले लें क्लासिकल वाले, उनकी एक लिमिटेशन होती है, एक हद होती है, उससे अलावा ये नहीं जाते हैं। और ये जो लिमिटेशन है इन कंप्यूटर्स के काम करने की सलाहियत की, तो इसने एक नए कंप्यूटर सिस्टम को जन्म दिया जिसको हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बहुत सारे क्लासिकल कंप्यूटर्स, उनकी कैपेसिटीज बढ़ाई जाती हैं, कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती हैं, तो उनको सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। वैक्सीन को बनाने से पहले इस वायरस को जानना बड़ा ज़रूरी था और उसके लिए क्या हुआ कि सुपर कंप्यूटर्स ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया। इसकी जीनोम सीक्वेंसेस स्टडी करने के लिए इसकी साख्त क्या है, इसकी कमज़ोरियाँ क्या है और इसकी ताकत क्या है, और ये जो इंसान को हमला करता है ये कैसे करता है। तो इस सिलसिले में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब सुपर कंप्यूटर्स की भी एक हद होती है, वो उसके अलावा नहीं जा सकते हैं। इस हद को मैनेज करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का सिस्टम आ गया है। पिछले 3-4 साल ही हुए होंगे, इन वोग आ गया कि मतलब इस पर ज़्यादा बहसें होने लगी और कहा गया कि ये ही मुस्तकबिल है। आम सी ज़ुबान में बात अगर करूँ मैं, तो जब एक मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल में बहुत एटम होते हैं, तो ये एटम कैसे कन्फिगर हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल में, ये सुपर कंप्यूटर भी देख सकता है, लेकिन उसकी एक हद है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। या हम अगर इसके मेडिसिन में देख लेंगे, जो प्रोटीन्स हमारे यहाँ होती हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक माला होती है अमीनो एसिड्स की, लेकिन जब हम अमीनो एसिड्स को इकट्ठे वो कैसे ग्रुपिंग करते हैं, इसको स्टडी तो सुपर कंप्यूटर कर सकता है। लेकिन जितनी लंबी चेन, जितनी लंबी वो माला बन जाएगी, उतना मुश्किल हो जाएगा सुपर कंप्यूटर्स को काम करने में। तो वहाँ जो काम आ जाएगा, उस कंप्यूटर का नाम है क्वांटम कंप्यूटर। इस तवील तमहीद के बाद मैं इंट्रोड्यूस करूँगा डॉक्टर रुखसानुल हक साहब को। कोई ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं है। ये IBM जो है, जिसने दुनिया को सबसे पहला कंप्यूटर दिया, उसका जो शोबा है क्वांटम कंप्यूटिंग का, ये वहाँ IBM में इस वक्त साइंटिस्ट हैं। रुखसानुल हक साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के शो में। थैंक यू। मैं शुरुआत इस बात से कर लूँगा कि ये जो कोविड-19 का जो वायरस था, उसमें अगर हमारे पास दुनिया में अवेलेबिलिटी थी क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो हम सुपर कंप्यूटर्स का इंतज़ार ही क्यों करते रहे। हमने IBM की जो फैसिलिटीज़ हैं या जिन लोगों के पास भी क्वांटम कंप्यूटर है, दुनिया ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग का, कि बिकॉज़ जब आप ये चीज़ें, जैसे कि आपने खुद बेहतरीन तरीके से बताया कि वायरस को, इसका मेडिसिन बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस वायरस को हम कैसे, कौन सा ड्रग इसके लिए सही रहेगा। तो ये एक बाज़ाब्ता एक रिसर्च में भी एक शोबा है जिसको हम ड्रग डिस्कवरी कहते हैं। लेकिन ड्रग डिस्कवरी, ये जो मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स स्पेशली जब हम यूज़ करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया, वो उनकी एक लिमिटेशन है। और दूसरी बात ये भी है जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, एसेंशियली उनका भी एक क्वांटम कैरेक्टर है। मतलब उसका मतलब ये है कि वो, जैसे हम आज तक उनको समझ रहे थे कि ये भी एक क्लासिकल एटम की तरह है, एटम से बने हुए हैं, और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था जिसको हम क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग कह रहे थे, बायोलॉजिकल लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जब हम उनको नीची तह तक जाओगे, तो नीची तह तक ये है, हमें ये पता लग चुका है फिज़िक्स में कि जो एटम है, एटम बज़ाती खुद एक क्वांटम स्पीसीज़ है, इसका नेचर क्वांटम है। इसको अगर हम स्टडी जानना चाहोगे कि एटम है क्या चीज़, तो इसको आप क्वांटम फिज़िक्स यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको इसकी सही जानकारी, सही समझ आ जाएगी। अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एटम से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, जो क्वांटम स्पीसीज़ हैं, क्वांटम एंटिटीज़ हैं। तो इनको अब अगर हमें समझना है तो क्वांटम की ज़रूरत अवश्य ज़रूरी, इनको क्वांटम ही से समझ सकते हैं। क्लासिकली अगर आप समझोगे, वो एक अप्रॉक्सीमेशन बनेगी, आप एक हद तक जाओगे, लेकिन
उसके आगे नहीं जा पाओगे। तो मॉडल्स तो बने, उनका एक क्वांटम कंप्यूटर पे मैंने खुद पेपर देखे हैं जिनमें लोगों ने यूज़ किया है। लेकिन एक ये तो इसलिए हम ये पहला ये आंसर है कि यूज़ किया गया है क्वांटम कंप्यूटर्स का इस चीज़ के लिए, मॉडल्स बनाए गए। लेकिन अब ये है, अभी हम जो स्टेज है क्वांटम कंप्यूटिंग का, हम अभी इन्फेंट स्टेज पे है। जैसे कि आपने खुद बोला 3-4 साल से ज़्यादा हार्ड बन गया, ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है। उससे पहले IBM जैसी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रही थी, लेकिन बट दैट वाज मोर ऑन अ रिसर्च लेवल, कि एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या किया जा सकता है। फ्रॉम एन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ साल हुए हैं जहां हम देख रहे हैं, अच्छा अगर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, जिस भी अभी हमारे छोटे लेवल के हैं, बहुत बड़े भी नहीं है, तो जो भी हमारे पास हैं उनसे हम क्या किया जा सकता है। बायोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस में क्या कर सकते हैं, या फिर बाकी शोबों में हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो आई वुड से कि स्टडी किया गया और उससे हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ इंसाइट्स मिली कि हम इस वायरस को या जो ये मेडिसिन बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं, या ये स्प्रेड कैसे होता है। जो वायरस, इसका भी एक अपना मॉडल है एपिडेमोलॉजी का, कि अगर ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, पैंडेमिक बन रहा है, तो या एपिडेमिक्स हो रही है, तो कैसे स्प्रेड हो रहा है, उसका भी एक मैथमेटिकल मॉडल है। उसको हमने क्वांटम कंप्यूटर पर स्टडी किया गया, जिसके पेपर्स थे। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे सुपर कंप्यूटर्स जिस लेवल पे, मान लो 1948 में ट्रांजिस्टर आ गया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर्स आ गए, तो जो क्लासिकल कंप्यूटर्स की एक लंबी जर्नी है पहले से ही, मान लो 40-50 साल की जर्नी है। क्वांटम कंप्यूटिंग की अभी अराउंड, अगर हम 2016 में IBM ने अपना पहला कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर दुनिया को दिखाया था, पब्लिक हो गया था, ऑनलाइन हो गया था 2016 में। उसके पास उनको हम बोलते हैं क्यूबिट्स होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कितने, जैसे कि हमारे क्लासिकली बिट्स होते हैं, हाँ, इसी तरह आप समझते हो क्वांटम कंप्यूटर में आपका बेसिक यूनिट होता है क्यूबिट। तो क्यूबिट सिर्फ 5 थे उसमें, तो छोटी सी स्केल है ये 5, उनसे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद 2016 ऑनवर्ड्स अब तक जब अब जर्नी, अभी हंड्रेड्स क्यूबिट्स हमने क्रॉस किए हैं IBM में। इसी तरह बाकी जो कंपनीज आई हैं उन लोगों ने भी, कुछ के पास 50 है, गूगल के पास 53 वाला कंप्यूटर है। इसी तरह बाकी कंपनीज है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम 100 से ज़्यादा जाएं। तो आई वुड से कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी एक इन्फेंसी स्टेज पे है, लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉमिस है, काफ़ी पोटेंशियल है जो लोगों ने, साइंटिस्टों ने रियलाइज़ किया है, और उसमें अभी बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है। तो कोविड के रिलेटेड भी काफ़ी सारा मॉडलिंग काम क्वांटम कंप्यूटर्स भी चल रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ, रुखसाना हक साहब जो हैं, ये कश्मीर के पहले क्वांटम फिजिसिस्ट हैं जो IBM में चले गए। IBM एक बहुत ही मारूफ और बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें शायद पहला प्राइवेट सेक्टर का इदारा होगा, कंपनी होगी, जिसमें बहुत सारे नोबल लॉरेट्स भी काम करते हैं। ये जो रुखसाना हक साहब की जर्नी थी शुरू से लेकर IBM तक, वो जो लर्निंग करो था वो कैसा था, और उसमें क्या क्या लैंडमार्क्स रहे? मैं 10+2 में था, तो दैट इज़ द टाइम जब मुझे लगा कि ये फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ये मुझे थोड़ी सी फैसिनेट करने लगे पहले। तो फिर मुझे लगा कि जब मैंने क्रॉस 10+2 आई पास में एग्जामिनेशन, तो नेक्स्ट अब मुझे डिसाइड ये करना है कि अब क्या करेंगे। तो कन्वेंशनल ट्रेड जो उस वक्त था मेरे ज़माने का, कि लोग यूजुअली या फिर बायोलॉजी में चले जाएँ, फिर मेडिसिन की तरह, या फिर इंजीनियरिंग में जाएँ, तो मेरे वहाँ पर फोकस ज़्यादा मेडिसिन की तरफ। That was, I am talking about around 20s। तो इसलिए लेकिन मेरा फैसिनेशन मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ गया था। तो एंड आई जस्ट सेड कि मैं इसी डायरेक्शन को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। उसके लिए मैंने सोचा मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथ्स मेरी 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आई वेंट टू अमर सिंह कॉलेज टू टेक माई एडमिशन फॉर अंडरग्रेड BSc। तो वहाँ पे ये उन्होंने थोड़ा सा ये दिक्कत ये आ गई, वो बोल रहे थे कि आपका, मेरा मैथ्स नहीं था 10+2 पे, मेरा बायोलॉजी था। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन somehow I convinced them कि मैं मैथ्स ही करूँगा, तो दे गिव मी एडमिशन। तो देन मैंने इसको ज़्यादा और स्टडी किया। फिजिक्स और मैथ्स मेरे 2 मेन फोकस एरियाज थे जिनको मैं, बट द थिंग डिफिकल्टी वाज कि उस वक्त उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, यू हैव टू स्टडी इट ऑफ योर ओन, बट समहाउ माई पैशन गॉट मी गोइंग एंड मैं इसको स्टडी करता रहा। ऑल्सो क्रेडिट गोज टू द लाइब्रेरी, जो वहाँ पे अमर सिंह की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ से किताबें उन्होंने दी, और कुछ टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, वो बोल रहे थे कि आप ले लो। दे वर रियली सपोर्टिव, इवन दो दे वर नॉट एबल टू टेक्निकली हेल्प मी, बट दे सेड ओके यू कैन टेक बुक्स, डू दीज थिंग्स। तो मैं इस हवाले से मैं सिर्फ एक अपने टीचर का नाम ज़रूर लूँगा, वो मेरे वो अमर सिंह में नहीं थे, वो कहीं और पढ़ा
रहे थे, तो उनका नाम था असदुल्ला साहब, वो बारामुल्ला से थे। तो उनका बड़ा प्रभावित हुआ मैं उनकी वजह से। उन्होंने जो बेसिक फिज़िक्स है उसमें मुझे बहुत हेल्प किया टेक्निकली। तो उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट था अपना फिज़िक्स में, तो मैं भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ उनसे। फिर जर्नी रही, अंडरग्रेड मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने चाहा था कि मैं बाहर जाऊँ मास्टर्स के लिए, तो बट फॉर सम वट एवर रीज़न, मे बी दैट वाज नॉट द ट्रेंड एट दैट टाइम, एंड माई फैमिली ऑल्सो डिड नॉट अलो मी टू, फॉर हेल्थ रीजन और वट एवर देयर वर सम रीजनस, तो मैं जा नहीं पाया। तो मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने ये किया कि जो क्वांटम फिजिक्स है, ये हमारा मास्टर्स लेवल पे सिलेबस होता है, क्वांटम मैकेनिक्स 1, क्वांटम मैकेनिक्स 2। तो दिस इज समथिंग विच अट्रैक्टेड मी एंड दिस वाज लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। आई मीन फिर मेरी ऑल द वे जो जर्नी IBM, मुझे लगता है इन सम सेंस इट जस्ट स्टार्ट्स देयर। जब मुझे फैसिनेशन हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का एज अ सब्जेक्ट, इसकी मैथमेटिकल ब्यूटी, इसका कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, तो फिर मुझे लगा कि यही मुझे करना है। ये काफ़ी क्लियर हुआ मेरे दिमाग में कि अगर मुझे कुछ करना है फिज़िक्स में तो इट हैज़ टू बी क्वांटम। तो फिर मैंने 1-2 साल अपने लेवल पे फिर मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर अपने लेवल पे जो भी मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें कवर करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड इट, तो वो मैं अपने लेवल पे कंटिन्यू करता रहा। एंड यस, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली था कि मैं PhD के लिए जाऊँ, रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था रिसर्च में, एंड आई थिंक इट वाज क्लियर कि मुझे रिसर्च में ही जाना है। तो फिर मैं चला गया बेंगलोर, because I wanted to, IISc, Indian Institute of Science is where I wanted to be। तो फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ इंटरव्यू हुआ, तो eventually I got admission in some, we call it JNC, Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research। तो I was fortunate that I got a very good supervisor there, Professor Vidyadhiraja। तो उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। तो ये एरिया जो था यही था क्वांटम फिजिक्स का। तो इसकी कुछ उसको हम बोलते हैं टेक्निकली क्वांटम मनी बॉडी फिजिक्स, बट इट वाज एसेंशियली क्वांटम फिजिक्स। सो देन आई डिड रिसर्च फॉर, आई मीन मेरा PhD कुछ इट स्पेंड ओवर मोर देन 5-6 years आई डिड माई PhD। तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ये था, 2 चीज़ें थी। एक उसमें था क्वांटम कंप्यूटिंग, मैंने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना। उन दिनों काफ़ी चर्चा में नहीं था क्वांटम कंप्यूटिंग। सो आई एम टॉकिंग अराउंड माई PhD स्टार्टेड इन 2011। तो उस टाइम में, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटिंग मैंने कॉलेज के ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब आती है इस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, उसको हम बोलते हैं निल्सन एंड चोंग। ये मैंने अमर सिंह में या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में देखी थी। तो ये मैंने लाई थी घर, मुझे पता चला था कि एक एरिया है क्वांटम कंप्यूटिंग का। तो लेकिन हमारे यहाँ पे पढ़ाते नहीं थे उन दिनों, तो बट आई जस्ट गॉट अवेयरनेस दैट कि देयर इज़ अ एरिया। तो फिर PhD के दौरान मैंने चाहा कि मैं अगर मैं क्वांटम कंप्यूटिंग में करूँ, इनफैक्ट मेरा पहला यही था कि मैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे ही करूँ PhD, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे। इवन नाउ अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम नहीं कर रहे थे। तो आई सेटल डाउन टू समथिंग विच इज़ क्लोजर टू क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड आई स्टार्टेड ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ए रिलेटेड एरिया जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। वो माइक्रोसॉफ्ट करता है, आज की कंपनीज में जो अप्रोच है क्वांटम कंप्यूटिंग का वो माइक्रोसॉफ्ट करता है। तो दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग। सो माय एंड आई one thing which I would like to do, during my PhD itself I started collaborating with 2 people, वो leading quantum physicists, leading experts in quantum computing के। उनमें है एक प्रोफेसर लुइस H. कॉफमैन जो शिकागो में थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। वो बड़े माने जाने मैथमेटिशियन हैं, उनके नाम पे कॉफमैन पॉलिनोमियल भी है। तो बड़े वो मेरे कोलैबोरेटर बने, उनके साथ मेरा क्लोज काम चलता रहा और हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे हमने काम स्टार्ट किया। इसी तरह दूसरे एक फ्रांस में थे एक दूसरे एक्सपर्ट, ये मिशेल प्लैनेट नाम था उनका, बड़े माने जाने वो भी एक्सपर्ट हैं। तो इन दोनों के साथ मेरा कोलैबोरेशन चल रहा था क्वांटम कंप्यूटिंग पे। तो इससे मैं ज़्यादा और क्लोज आ गया क्वांटम कंप्यूटिंग पे ड्यूरिंग रिसर्च ही। तो मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें ये था कि हम जो इन्फॉर्मेशन होती है क्वांटम इन्फॉर्मेशन, उसका ये होता है कि वो जब वो एनवायरनमेंट के साथ कपल करती है तो वो आप समझे, उसको हम टेक्निकल टर्म डिकोहेरेंस बोलते हैं, विच मीन्स दैट यू हैव टू प्रिजर्व इट। ये जैसे कि हमारी क्लासिकल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, इसको ज़्यादा खतरा नहीं होता। आपकी हार्ड डिस्क में इन्फॉर्मेशन है, अगर हार्ड डिस्क कहीं पे गिर गया या इसको कुछ डैमेज हो गया तब इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो सकती है। लेकिन जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी फ्रेजाइल है एज कम्पेयर टू क्लासिकल इन्फॉर्मेशन। यस, इसको आपको मेथड्स बनाने होते हैं कि इसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे। सो क्वांटम इट्स काइंड ऑफ दैट प्रेशियस पर्ल, यू हैव टू प्रिजर्व इट। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो मेरा जो काम था कॉफमैन साहब के साथ वो ये था कि हम कैसे मेथड्स बनाएं ताकि इस क्वांटम इन्फॉर्मेशन को हम प्रिजर्व करें। इसको बोलते हैं हम टोपोलॉजिकल प्रोटेक्शन। तो ये मेरा काम है, एक इंपॉर्टेंट मैं समझ सकता हूँ एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, विच वाज विद रेफरेंस टू हाउ डू यू मेक दीज मेथड्स सो दैट यू कैन प्रिजर्व दिस। जो मेथड आपने रिसर्च में
खोजा, इज इट इन वोक? यस, इसका इस्तेमाल हो रहा है? या दो चीज़ों में मैं एक तो ये है कि दो लेवल पे इसको ये है, जब भी आप कोई भी क्यूबिट बनाओगे, आप इसमें अपनी क्वांटम इंफॉर्मेशन डालोगे, क्यूबिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, फाइन, तो ये आपको इसको प्रिजर्व करना है। इनफैक्ट जो आज की क्वांटम कंप्यूटर का एक बड़ा चैलेंज है, इंजीनियरिंग चैलेंज, जो क्लासिकल में नहीं था, वो यही है कि आपकी जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है इसमें एरर्स आ सकते हैं, इसमें कुछ करप्ट हो सकती है इंफॉर्मेशन, इट विल कपल टू सम सिस्टम, और उसकी वजह से जो आपकी क्वांटम इंफॉर्मेशन है ये प्रिजर्व नहीं रहेगी। ये एक बड़ा चैलेंज है। तो हमारा जो मेथड है, हमारा जो स्टडी है, इट इज़ रिलेवेंट टू दैट कि आप इसको कैसे करोगे। तो एक टेक्निक बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन, एज द नेम सजेस्ट्स। यू हैव टू एक डिज़ाइन, एक मैकेनिज्म करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, सो दैट आप जब इंफॉर्मेशन क्यूबिट में रखोगे, इसको आप कैसे प्रिजर्व करोगे, उसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन। ओके, तो हमारा जो मेथड है, इट इज़ विद रेफरेंस टू द एरर करेक्शन, कि हम इस इंफॉर्मेशन को, अगर इसमें एरर आ भी गया, पहले ये चाहेंगे कि एरर ना आए, अब अगर आ भी गया तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे ताकि हमें हमारी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्वांटम इंफॉर्मेशन, उसको प्रिजर्व किया जाए। तो ये वाला जो काम था, इट वाज अबाउट दैट। दिस इज़ वन कंट्रीब्यूशन। सेकंड कंट्रीब्यूशन इज़ जो हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो इसमें क्या है, एक पार्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग का जिसको हम बोलते हैं सिमुलेट करते हो, आप क्वांटम कंप्यूटर पे कर रहे हो, लेकिन उसका एक पार्ट हम क्लासिकली भी कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्लासिकली सिमुलेटेबल part of the quantum computing. तो this is not impressive, fine, because you can do it on classical, so nothing impressive. अब हम क्वेश्चन ये है कि इससे आगे हम कैसे जाएं। तो उसमें एक चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं हम टेक्निकली मैजिक स्टेट। मैजिक स्टेट का मतलब है कि आप क्वांटम कंप्यूटिंग पे एक ऐसी स्टेट बनाओ, एक ऐसी क्यूबिट बनाओ या चेन ऑफ क्यूबिट्स बनाओ जो दुनिया का कोई भी क्लासिकल कंप्यूटर सिमुलेट नहीं कर सकता है। उसको दुनिया के आप किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर पे आप बना ही नहीं सकोगे। जब आप बना ही नहीं सकोगे तो जो कंप्यूटेशन आप करोगे वो कर भी नहीं सकोगे। इन स्टेट्स को हम बोलते हैं मैजिक स्टेट्स। ये मेरा काम मैजिक स्टेट्स के रिलेटेड हुआ प्रोफेसर मिशेल प्लैनेट के साथ। तो हमने एक मैकेनिज्म बनाया कि आप इन मैजिक स्टेट्स को कैसे आप बनाओगे, कैसे एक मैकेनिज्म हमने दिया कि ताकि हम इन मैजिक स्टेट्स को ये करेंगे। और वो भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था, लोग उसको साइड कर रहे हैं, लोगों ने कम्युनिटी, क्वांटम कम्युनिटी ने उसको समझा, अडॉप्ट किया कि ये मेथड इंपॉर्टेंट है। यस इट इज़ क्वाइट साइडेड, बिकॉज वो दोनों एक्सपर्ट जो है ना बहुत बड़ी लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं अपने, मतलब प्रोफेसर कॉफमैन तो जो मैथ्स कम्युनिटी है या फिजिक्स कम्युनिटी है तो बहुत टॉवरिंग फिगर है अपने हमारे ज़माने के। तो एक थर्ड कंट्रीब्यूशन मैं ज़रूर समझता हूँ कि बताऊँ, वो ये था कि एक पहली बात जो थर्ड मेथड मैं बताना चाहूँगा, ये IBM की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये इट्स देयर इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स। इन वन ऑफ द चैप्टर्स इन IBM ने एक किताब लिखी है क्वांटम कंप्यूटिंग पे। इनफैक्ट आई थिंक दैट्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वो किताब लिखी है, और इट्स यूज़र फ्रेंडली। थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, आई वुड से इवन लैक्स ऑफ पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। तो हमने एक मेथड दिया था कि जो क्यूबिट होता है उसको एक मॉडल बनाते हो, मैथमेटिकल मॉडल की। क्यूबिट होता है अल्टीमेटली एक फिजिकल डिवाइस में एक क्यूबिट है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स होता है, ये भी आप समझ सकते हो वैसा ही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक सुपर कंडक्टर हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के बजाय। तो उस सुपर कंडक्टर में जो क्यूबिट है उसको हम कैसे समझें, उसमें हमने एक मेथड बनाया था। तो टेक्निकली मैं जो लोग समझ सकते हैं उनको मैं बताऊं, उसको हम बोलते हैं श्रीफर-वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें ताकि हम इस क्यूबिट को समझें, उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल मेथड बनाया जो बाकी लोगों ने भी, बाकी रिसर्चर्स ने काफ़ी सराहा, लेकिन अभी ये IBM की टेक्स्ट बुक में है। और जब उन्होंने पहला सेमिनार किया था शायद 2020 में, तो दिस मेथड वाज टॉट इन दैट सेमिनार। देन आफ्टर दैट आल्सो इट हैज़ बीन टॉट इन वेरियस प्लेसेस एंड पीपल कैन सी इट इन द, आई थिंक इट्स इन चैप्टर 7 ऑफ द IBM. That is in your name? Yes, it is. There's a reference to my paper over there in that textbook, and then that in the book there is a detailed explanation of what that method is. फिर आपका PhD कब हो गया मुकम्मल? PhD मेरा हुआ 2017 में हुआ कंप्लीट। अच्छा, yes. 2017 में ही शायद उसके आखिर में पहला सुपर ये क्वांटम 16 में, जब 16 में आया तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने रजिस्टर किया था उसके लिए। मैं सिर्फ PhD में ही था, तो मैंने अकाउंट बनाया, उसको हम IBM क्वांटम एक्सपीरियंस, बाय नाउ तो मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको यूज़ करते हैं। बहुत इट्स अ वेरी यूज़र फ्रेंडली, इट्स अ गो टू प्लेस व्हेन इट कम्स टू क्वांटम कंप्यूटिंग।
computing. तो 2016 they make it public. तो I also made my account. तो it was yes. फिर कब चले गए आप IBM? हाँ अच्छा, उसके बाद ये था मेरे स्टूडेंट डेज से PhD तक का सफ़र। हाँ उसके बाद it was more on academics. I was because मेरा शौक था कि मैं रिसर्च में जाऊँ, मैं साइंटिस्ट बनूँ, तो in that sense it was realized कि मैं अब साइंटिस्ट तो बन गया हूँ, अब मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, जो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके साथ शाना बशाना उनके साथ बात भी कर रहा हूँ। That itself was a privilege. It was like a dream which has actually come true. तो it gave me a lot of confidence कि मतलब कश्मीर के एक विलेज से जाके यहाँ तक जाना, it was quite a journey and it was not an easy one, I would say. Okay. नाज़रीन, यहाँ मैं इंटरप्ट करूँगा, ना इन्होंने बताया ना मैंने बताया। रुखसानुल हक साहब बेसिकली वड़वन से हैं। वड़वन बड़गाम में एक गांव है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई है। अब हम IBM की तरफ आएंगे। तो कैसे चले गए, आपने कैसे फैसला किया? नॉर्मली क्या होता है, PhD जब करते हैं तो सबकी दौड़ होती है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा एडवर्टीजमेंट निकलेगा ताकि हम टीचिंग करें, या +12 में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो आपने इन तीनों में से कुछ नहीं किया, तो अजीब है। Yes, yeah, it is culture के खिलाफ। Yeah, Kashmir, yes, you're right. Yeah, it was. I mean, there was family suggestions. मेरे family वाले भी, like any Kashmiri family, they were interested कि मैं यहाँ पे apply करूँ, मैं यहाँ like other people, I will get assistant professorship, I'll start teaching. That way I will stay closer to my family. That's a dream for any family, any parent. तो लेकिन जब मैं बेंगलोर में था तो मेरा ये था कि I was more research oriented. मैं यही चाहता था कि मैं जो रिसर्च के फ्रंटियर्स हैं, नई चीज़ें जो रिसर्च में होती हैं, तो I should remain abreast of that. I should be at the frontier of it. So that was one thing. That was kind of an urge I was feeling. Plus, then there were developments. I would say when I was doing PhD, there were developments. 2 developments which I found very amazing developments. One was I saw कि जो artificial intelligence है या machine learning या deep learning जिसको चीज़ लोग कहते हैं, जो physics वाले लोग भी हैं, इन लोगों ने adopt किया था इसको, ये यूज़ कर रहे थे अब discovery process के लिए। Conventionally आप समझते हो कि जो physicist होता है या तो वो lab experimental lab में जाएगा, या वो एक थ्योरी वाला बंदा होगा तो वो अपने ऑफिस में जाके कैलकुलेशंस करेगा, सिमुलेशंस करेगा, वो होता है फिजिक्स वाला। अब ये लोग ये करने बैठे थे कि ये जो मशीन लर्निंग वाले मेथड्स हैं उनको वो अडॉप्ट कर रहे थे। इट वाज लाइक नाउ अनदर रिवोल्यूशन व्हिच वाज हैपनिंग विद इन फिजिक्स। Fine, and now I had two choices. Either I stay in the conventional way and I will miss this opportunity, but another was I take this, I embrace this opportunity, and I chose the second one. I thought, no, this is amazing. This is amazing direction, and there were connections between physics and machine learning. That fascinated me because otherwise, जब आप machine learning की बात सुनते हो, आपको लगता है कि शायद it's essentially on computer science thing, but that's not true. Machine learning की भी अपनी जर्नी है, ये भी बहुत पहले ज़माने से 1930s में पहला मॉडल बनाया गया था। तो इसका जो साइड कनेक्शन था बिटवीन फिजिक्स और जो मैंने किया था बेसिकली PhD में, देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन दिस एंड मशीन लर्निंग, एंड दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर, एंड दैट वाज फ्रॉम अ साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम अ करियर आई थॉट ओके इफ आई गो, आई आल्सो वांटेड टू बी इन इंडस्ट्री. दैट वाज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू डू, लाइक एज कंपनीज लाइक IBM या फिर गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट, जिनका कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन. तो इसलिए मैं इसी दिशा में चलने लगा कि मैं पहले नॉट डायरेक्टली इन क्वांटम कंप्यूटिंग, बिकॉज इंडिया में उस वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं हो रहा था. तो आई थॉट व्हाई डोंट आई परस्यू दिस डायरेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग, बिकॉज इट कैप्चर्ड माई माइंड. और मेरे कुछ दोस्त पहले से गए थे इस इंडस्ट्री में, तो दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड आई फाउंड इट अमेजिंग कैरियर डायरेक्शन, बिकॉज आई वुड स्टिल बी ऑन द frontiers of research. I will be exploring new things, and then it will have also another thing which I want to highlight is this is kind of a very important for me. मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी रिसर्च करूँ, it should not be just academic in nature, it should have a social impact. और मुझे लगा जो मैं रिसर्च करूँगा मशीन लर्निंग में, उसका एक बड़ा पहले से ही बाय देन, मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, बाय देन इट वाज काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि मशीन लर्निंग का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री पे या बाकी जगह पे. इट वाज लाइक ए बज़वर्ड, इट वाज लाइक इन इंडिया इट वाज एंटरिंग, पीपल वर अडॉप्टिंग इट, एम्ब्रेसिंग इट, सेलिब्रेटिंग इट rather also, this technology. तो मेरे लिए I think I was in the right place and the right time, and I just thought कि I should go ahead. I went ahead. उससे पहले before I joined industry, उससे पहले मैंने एक थोड़ा सा brief postdoc किया था. I went to China and my supervisor was also one of the well-known physicists from Germany. तो he had shifted to China. I worked with him for some time, but eventually मुझे ये लगा कि I would like to go to industry and work in the area of machine learning first. Fine. Then I joined a company in Bangalore, and I got this opportunity to work with Johnson & Johnson, जो है, जो well-known company है pharmaceutical
फार्मास्यूटिकल्स की बाकी चीज़। तो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था आउटसाइड व्हेन आई कंप्लीटेड PhD वाज एक्चुअली विद जॉनसन एंड जॉनसन, पहला प्रोजेक्ट। उसमें मुझे एक लीड डेटा साइंटिस्ट का रोल दिया गया एंड दे हैड टू डेवलप समथिंग कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म बनाना, विच इज़ बेसिकली आप जो भी काम करोगे दुनिया में, खासकर ये जो कंपनीज़ हैं जो सप्लाई चेन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनको पहले से देखना पड़ता है कि डिमांड कितनी है किसी चीज़ की, हमें कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है, कहीं पे कितना चीज़ें हमें चाहिए, वहाँ पे कितना ट्रांसपोर्ट करना है, जिसको हम आजकल सप्लाई चेन्स कहते हैं, यहाँ पे कितना सप्लाई करना, डिमांड कितना है। इसके लिए उनको चाहिए होता है एक रोबस्ट फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म, जो उनके पास उस वक्त नहीं था। मे बी उनके पास एक कन्वेंशनल था जो एफिशिएंट नहीं था, एंड दे वर हैविंग लॉसेस बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज जब आप डिमांड ही रॉन्गली प्रिडिक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रेवेन्यू लॉसेस हो जाएंगे, एंड दैट वाज नॉट अ वेलकम थिंग। तो दे वांटेड टू बिल्ड अ AI based forecasting platform, and that's where I was put into that lead role, and I am very happy. I mean, it was very impressive for me also that we could really deliver. I mean, उनकी जो accuracy है models की, और फिर जो हमें feedback मिला both at the Johnson जो company है उनकी top level management है, उनसे हमें appreciation मिला, visibility मिली कि this was really important product. तो इससे मुझे और, because see I come from research background and here I get into industry and my first product goes kind of a big way. Fine, it gave me even more confidence that I should pursue this particular direction. I should not go back. This is the best direction for me. So this was with Johnson and Johnson, but because I'm a quantum physicist, I had a long background in physics, quantum physics. So I wanted to be in quantum computing. I do AI also, do machine learning, but be on the quantum computing side. And I started looking for opportunities. And I think that's where, in some sense, IBM came looking for me, because I did not apply to IBM. They had opportunities they were looking for people in Bangalore location in India, and there were not many who had, because they were not just looking with just quantum physics background. They wanted to have people who are in PhD in quantum physics, who have background in computing, quantum computing, who have background in artificial intelligence as well, and who have industry experience. So they were not looking for freshers in that sense. So I think my profile, they selected it, and I had interview process, and there I was. And it was, once again, I mean, I always had a great respect for the legacy of the IBM. I just want to spend 1 minute in talking. IBM has been one of those organizations in the world who have contributed immensely to research, R&D, and both in every sector, be it in kind of memories उन्होंने बनाई है, जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, तो रैम्स या उनमें उनका कंट्रीब्यूशन है, डायोड्स उन्होंने बनाए हैं, तो इसाकी डायोड होता है एक, उसको हम टनल जंक्शन भी बोलते हैं, वो वहाँ पे हुआ था। जो मेरा एरिया है PhD का, उसको हम बोलते हैं कंडेंसर मैटर फिजिक्स का, उसका जो टॉप क्लास पायनियरिंग साइंटिस्ट हैं, फिल एंडरसन नाम था, उन्होंने IBM के साथ काम किया है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट्स ने काम किया और पायनियरिंग काम किया है IBM ने हमेशा से। सो आई वाज अवेयर ऑफ दैट। तो फॉर मी getting into IBM and IBM Quantum especially, I mean, I can't just express that experience कि जब मेरा selection हुआ and I got to know that I will get an opportunity to work with IBM, that was amazing. And उसका जर्नी यही था कि unlike many other people who just want to say okay अब हमें faculty बनेंगे, ये करेंगे, तो I was more open, I would say. I was more open to see what is happening around my world and what is future like, because I'm a bit futuristic. I always want to see 5 साल के बाद क्या होने वाला है, तो आई वांट टू टेक माई डिसीजंस इन दैट वे रादर देन सीइंग अभी क्या हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी का। तो आई जस्ट वांट टू सी, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट, आई वांट टू स्टे इन टच विद द फ्रंटियर्स, रिसर्च फ्रंटियर्स, एंड आई आल्सो वांट टू स्टे रेलिवेंट सो दैट आई कैन मेक अ सोशल इम्पैक्ट। एंड आई थिंक माई करंट पोजिशन विद एज अ क्वांटम साइंटिस्ट विद IBM गिव्स मी दैट अपॉर्चुनिटी। तो इस वक्त रोल क्या है आपका IBM क्वांटम में? IBM क्वांटम में मेरा टेक्निकल रोल में एक क्वांटम AI साइंटिस्ट हूँ, विच मीन्स कि मेरा काम वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग की जो नई डेवलपमेंट्स हैं, रिसर्च भी करना, उसके इम्प्लीमेंटेशंस करना, या इस टेक्नोलॉजी को हम आगे कैसे ले जाएं। अभी हम आज इस लेवल पे हैं, बट मोर ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, मोर ऑन इम्प्लीमेंटेशन साइड। मैं हार्डवेयर फिजिसिस्ट नहीं हूँ, हार्डवेयर के लिए हमारी अलग टीम है जो नए क्यूबिट्स बनाते हैं। हमारा काम होता है उस हार्डवेयर पर हम कैसे, मान लो जैसे आपने कोविड की बात की, हम ये चाहेंगे कि एक ज़माने में अगर हमें फ्यूचर में कभी पैंडेमिक आता है, वी शुड हैव मॉडल्स good enough, intelligent enough so that they already give us a signal that after 5 years, 3 years, 2 years there is going to be a pandemic, once another pandemic. तो ऐसे क्या होता है, जैसे कि मैंने earlier रेफर किया, forecasting models होते हैं, ये वाले forecasting models we should have ready
so that we can run them on our quantum computing devices, and we should understand. So this kind of a thing, like it can be in biology, it can be in drug discovery. एक बड़ा एक डोमेन जो है हमारा IBM में जिस पे फोकस है वो ये है कि मटेरियल सिमुलेशन जिसको हम बोलते हैं. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आजकल जो लिथियम आयन बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बड़ा एक फोकस है अभी इंडस्ट्री में. तो लिथियम आयन जो बैटरीज हमारी अभी बनाई हैं तो वो उनकी एक एफिशिएंसी है, बट हम ये चाहेंगे हम इनको वन लेवल आगे कैसे ले जाएं. तो वो ये आता है मटेरियल सिमुलेशन, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड करना है जो लिथियम आयन बैटरी है एज अ मटेरियल, इसमें कौन सा हम उसको बोलते हैं हम कैथोड एनोड क्या डालेंगे, कौन सा मटेरियल सही रहेगा, कौन सी से हमारी बैटरी एफिशिएंसी ज़्यादा देगी, बैटरी लाइफ टाइम को कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे. ये आप क्लासिकली कर सकते हो, लेकिन इसका हमेशा एक लिमिटेशन रहता है. दैट इज़ द नेचर ऑफ द क्लासिकल कंप्यूटेशन, बिकॉज ये जो मटेरियल्स हैं ये इनको हम बोलते हैं क्वांटम मटेरियल्स. किसी भी क्वांटम मटेरियल के लिए को हम क्लासिकल कंप्यूटर्स पे कभी भी एफिशिएंटली सिमुलेट नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ समथिंग जो रिचर्ड फेनमैन एक माने जाने फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने 1980s में इस बात को काफ़ी वाज़ह किया उस कॉन्फ्रेंस में जो IBM और MIT ने किया था. एक कॉन्फ्रेंस 1980s में, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर इट वाज इन 1982. सो देयर वाज दैट कॉन्फ्रेंस. उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ह किया था तमाम लोगों को कि अगर हमें इन क्वांटम मटीरियल्स को, चाहे कोई भी मटीरियल, चाहे अब वो बैटरी है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हम बनाएंगे, चाहे फिर या सुपर कंडक्टर्स बनाएंगे, कोई भी मटेरियल जो दुनिया का है, या फिर केमिकल्स बनाएंगे, ड्रग्स बनाएंगे, वो सब मटेरियल्स क्वांटम मटेरियल हैं. उनको हम अगर हमें सिमुलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वो सिर्फ पॉसिबल होगा अगर हमारे पास एक क्वांटम मशीन होगी. उन दिनों नहीं थी, लेकिन रिचर्ड फेनमैन साहब ने ये वाज़ह किया कि हमें चाहिए. तो दिस एक्टेड एज अ मोटिवेशन, एज अ बूस्ट फॉर कम्युनिटी कि हमें ये बनाना है. आज हमारे पास है और आज हम ये चीज़ें हम इन चीज़ों पे हमारा फोकस है, मटेरियल सिमुलेशंस का, बैटरीज़ का, या बाकी चीज़ों पे हम कैसे ये करेंगे. ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो जहाँ पर मेरा कंट्रीब्यूशन है. सिमिलरली जो मशीन लर्निंग की मैंने बात की, मशीन लर्निंग का ये मसला है कि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो, टिपिकली वो काफ़ी कम्प्लेक्स मॉडल होते हैं, विच मीन्स उनमें काफ़ी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है. लोगों के पास, हमारे पास 3 लेवल के प्रोसेसर होते हैं. एक को हम बोलते हैं CPUs, फाइन. दूसरा लेवल होता है उनको GPUs. अब अगर आपको डीप लर्निंग मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल रन करना है, उसके लिए हमारे पास होता है TPU, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट. यू कैन नॉट रन ऑन CPUs, इट्स नॉट पॉसिबल. डीप लर्निंग मॉडल इट्स वेरी एक्सपेंसिव. आप CPU तो यूज़ ही नहीं कर सकते. सम ऑफ देम कैन बी रन ऑन GPUs, लेकिन गूगल जैसे रन करता है, गूगल रन करता है TPU, उनके पास सर्वर्स हैं या उस किस्म का कंप्यूटिंग पावर. सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड देन इट हैज़ दिस कार्बन फुटप्रिंट. इट्स नॉट इको फ्रेंडली. सो and that's where this domain of the quantum AI comes. It turns out that quantum computing can help. We can leverage it, we can use it to make these AI models better. So जो आपका quantum AI model बनेगा, it will be efficient, more efficient in terms of computing. It will consume less resources. It can be faster, much faster in terms of as compared to the classical ones, and it can be also simpler model. It cannot be always a very not a very complicated model. And then many times it may happen जो आप क्लासिकल जब हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल इमेजेस हैं, एक्सरे है आपके पास, या कोई CT स्कैन लिया आपने, इसको आप एक मॉडल के थ्रू पास करते हो, तो एंड द मॉडल टेल्स यू कि इसमें कहाँ पे एबनॉर्मलिटी है. ये एक्सरे, इट कंपेयर्स इट विद द नॉर्मल एक्सरे एंड सेज यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है. फाइन. ये चीज़ें हमें हेल्प करता है AI मॉडल बनाना. लेकिन कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे AI मॉडल की भी लिमिटेशंस है, और एक एरिया वो है, वो बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडलिंग. आपका जो मोस्ट ऑफ द डेटा अगर आप देखोगे, आपका ईमेल है, आपकी SMS है, आपका जो बैंक से मैसेज आता है, आपके जो न्यूज़ डेलीज़ हैं, फाइन. तो कई बार हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, हम एक चाहेंगे कि कोई हमारे लिए समराइज़ करे. तो आज हमारे पास में वो मॉडल है. आप उसको न्यूज़ पेपर, उसका जो पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, वो टेक्स्ट उसको पास ऑन करिए, तो वो आपको एक समराइज़ करेगा कि ये हो रहा है यहाँ पे. तो दोज मॉडल्स आर देयर, जिसको हम टेक्स्ट मॉडलिंग बोल रहे हैं, और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई है. लेकिन देयर आर लिमिटेशंस फॉर द क्लासिकल मॉडलिंग, एंड इट लुक्स लाइक क्वांटम. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटम NLP, जिसमें मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इट्स लाइक यू बिल्ड क्वांटम मॉडल्स,
for language processing. Fine. So it looks like there's a promise that quantum NLP can do stuff which is beyond the reach of classical NLP. So इसलिए it is not just that you want to make your models better, more efficient and otherwise. Quantum AI can be a totally new domain. It can give us those models which will help us to understand many new things. Climate change is one of those things. I think quantum computing, there's a lot of effort where people are trying to see how can we do better on climate, because climate जिसको mathematically हम इसको बोलते हैं ये non-linear system होता है, means it's not very simple to understand. There are complicated relationships between things, different variables. तो इस चीज़ के लिए जो complicated non-linear dynamics है उसके लिए quantum computing is the best computing platform. So I think that is where I would say there is a role, and that's where my kind of a domain जो मैं कर रहा हूँ IBM के साथ, ये these are various areas where we are working. रुखसान हक साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर मैं इसको एक क्लासिक कंप्यूटर का छोटा सा मॉडल लूँ तो आप नाज़रीन को कैसे समझाएंगे कि ये जो क्वांटम कंप्यूटर है वो कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वांटम, देखो अभी जो क्वांटम कंप्यूटर हमारे पास है वो, हाँ यहाँ मैं एक चीज़ वाज़ह करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर जो नया आएगा तो उसका मतलब यह है कि क्लासिकल कंप्यूटर उसको हम रद्द करेंगे। पहली बात ऐसा नहीं है। तो हो क्या जाएगा कि दोनों क्लासिकल और क्वांटम इकट्ठे काम करेंगे, बिकॉज क्लासिकल की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं जहाँ पे इट इज़ डूइंग रियली। अब जब कहीं पे क्लासिकल कंप्यूटर पहले से ठीक काम कर रहा है, व्हाई डू वी नीड क्वांटम देयर? वी डोंट नीड, फाइन, इट इज़ ऑलरेडी डूइंग अमेजिंग। क्वांटम का एप्लीकेबिलिटी उन एरियाज में रहेगा वेयर क्लासिकल कंप्यूटिंग इज स्ट्रगलिंग इन वेरियस सेंसेस, मतलब या ये ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है या स्लो है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमें क्वांटम आया। तो अभी अगर आप देखोगे आज के जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनको उनमें हम पहले से क्लासिकल यूज़ करें तो है वो ऐसा एक डिवाइस होता है, एक बड़ा एक क्वांटम कंप्यूटर होता है, वो मान लो न्यूयॉर्क में है, तो आप इसको कश्मीर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। आपका एक अकाउंट होगा, आप उस अकाउंट के थ्रू एंटर हो जाओगे, एक इंटरफेस आपके सामने, एक वेबसाइट आ जाएगी, आप वहाँ पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें ऑपरेशंस हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। आई थिंक दिस इटसेल्फ इज वेरी अमेजिंग दैट आई डू माई कंप्यूटेशन सिटिंग हियर एंड आई डू ऑल दोज ऑपरेशंस वाया दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अभी जो है अभी वो इतने छोटे नहीं है, ये मोबाइल इतनी छोटी बन गई बहुत सारे दहाइयों के बाद, दहाइयों की जो मिनिएचराइजेशन डेवलपमेंट हो गई उसके बाद अभी क्वांटम कंप्यूटर बड़ा होता है। जैसे हम इस स्टूडियो रूम में बैठे हैं, मान लो इतना बड़ा रूम है, वहाँ पे एक क्वांटम कंप्यूटर बैठा हुआ है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा, ये भी छोटा छोटा एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास एक क्वांटम लैपटॉप आ जाएगा, एक छोटा एक ज़माने में ये भी हम करेंगे एक्सपेक्ट कि एक मोबाइल जितना डिवाइस होगा हमारे पास। लेकिन until then what will happen, you can even now you can still install some quantum softwares। मान लो एक बड़ा डोमेन है क्वांटम कंप्यूटिंग का सिक्योरिटी, जैसे कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप उसमें पासवर्ड दे रहे हो, तो यू मे वांट टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड रिमेन सिक्योर, ओके। तो उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, दिस इज अ वन डोमेन जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग श्योरली विल डू बेटर देन क्लासिकल वन, फाइन। तो आप चाहोगे, आई थिंक आई समवेयर रेड इट दैट पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, जो आपकी वेबसाइट है इसकी सिक्योरिटी को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, या बाकी जो ट्रांजैक्शन है उनको हम कैसे, ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स। तो दैट सॉफ्टवेयर यू कैन डू इट, बट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एज ऑफ नाउ जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो बड़े साइज के हैं, तो इट विल टेक सम टाइम अंटिल दे गेट टू अ लेवल व्हिच इज as small as your mobile phone. So as of now, but what you can do as of now is you can access quantum computers. Many companies give you access. IBM is one of them. It's free access, publicly. You don't need any fees. Just need to create a small account with them so that they know what you are doing. And then similarly, there are other places where you can use some maybe a free account. But IBM definitely has a free public, and people, millions of users are there who use it more or less on a routine basis. ये कहते हैं, देखिए हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, उसमें एक फैन चलता है ताकि वो जो हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसको थोड़ा कूल रखे। कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा कूल रहने की ज़रूरत है, उसमें तो माइनस में जाना, मतलब वो तो कॉम्प्लिकेटेड बनाता है इस सिस्टम को शायद। बिल्कुल इट इज़ बिकॉज ऑफ जो मैंने अर्लियर रेफर किया कि जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेजाइल है। अगर उसको आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, उसको क्या एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें क्वांटम में, उसको बोलते हैं कोहेरेंस का। ये क्वांटम इन्फॉर्मेशन है, ये इट शुड मेंटेन दैट कोहेरेंस लेवल। जब आप उसको कोहेरेंस लेवल मेंटेन करते हो तो आपकी क्वांटम इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है। नहीं तो क्या हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसकी वजह से उसको बोलते हैं एक्साइटेशन हो सकता है, और जो आपका क्वांटम इंफॉर्मेशन है वो लूज हो सकता है। इसलिए ज़रूरत यह है कि आप क्रायोजेनिक सिस्टम बनाएं जिसमें काफ़ी बहुत कोल्ड टेम्परेचर आप रखें, एज लो एज जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, उसके क्लोज होना चाहिए। इट्स वेरी डेफिनेटली, आई थिंक इट्स एन इंजीनियरिंग चैलेंज उस लेवल पे मेंटेन करना, बट द सिस्टम्स आर इन प्लेस, वी आर एबल टू डू इट, एंड IBM has in many places they have quantum computers, they are maintaining it in a cryogenic space because there is a technology, physics based technology, जिससे आप अपना जो टेम्परेचर है उसको आप बहुत लो कर सकते हो। देयर आर सम थर्मोडाइनमिक वेज ऑफ डूइंग इट। तो आई वुड से दैट इटसेल्फ आई वुड नॉट कॉल इट अ चैलेंज, दैट हमें ये जीरो वो टेम्परेचर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरे सोर्सेज ऑफ नॉइज़ हैं, जो दूसरे सोर्सेज ऑफ करप्टिंग योर इंफॉर्मेशन इज उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, तो वो एक बड़ा एक भी चैलेंज है और उसके लिए भी लोग कर रहे हैं। तो बट डेफिनेटली नॉट द टेम्परेचर वन, आई वुड से बाकी जो चीज़ें हैं, एरर करेक्शन हम कैसे करेंगे, या उनको उनमें जो एरर आ रहा है उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो आई थिंक दोज आर द इंजीनियरिंग चैलेंजेस, जिसकी वजह से अभी हम स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं इनको स्केल अप करने के लिए, 100 क्यूबिट्स टू मे बी 200 क्यूबिट्स और समथिंग लाइक दैट। यस, अब हम जिस दौर में रह रहे हैं ये एक बिल्कुल अमेजिंग इरा है इंसानियत की हिस्ट्री का। तो इसमें शाम को आप सोते हैं एक टेक्नोलॉजी के साथ, तो मॉर्निंग में वो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली अपलोड होती है। तो इसमें बेसिकली ये जो सारी तब्दीली आई, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 आया और 4 आया। तो इनकी वजह से जो बेसिकली मशीन लर्निंग का मसला आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो अब मशीन वो काम कर रहे हैं जो इंसान कर रहे थे। तो जहाँ तक हम समझते हैं, हम दुनिया के एक ऐसे हिस्से में जहाँ टेक्नोलॉजी तो बड़ी फास्ट अडाप्ट होती है, लेकिन शायद हम किसी वजह से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, अपडेटेड नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि इन दो रिवोल्यूशंस ने बहुत सारे काम आम इंसानों से छीन लिए और एक नए जॉब्स क्रिएट किए हैं इन दो रिवोल्यूशंस ने। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानते हैं, आप क्वांटम कंप्यूटिंग में हैं, तो ये जो इन दो रिवोल्यूशंस ने कौन सी तब्दीली लाई जॉब मार्केट्स में? बिल्कुल। तो यस, आई थिंक यू आर स्पॉट ऑन। जो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जैसे कि एक चीज़ आपने पॉइंट आउट की कि पहले जो जॉब्स में भी वी वर डूइंग इट मैन्युअली, कोई इंसान कर रहा था, आजकल उसको हम ऑटोमेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में खासकर मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैन्युअली पहले करते थे। तो देखो, मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि हम ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस करें, मकसद ये है कि हम ह्यूमन एफर्ट को ज़्यादा मोर एफिशिएंट बनाएं। इंसान का काम शायद जो काम मशीन कर सकती है, व्हाई शुड वी relegate it to a human being? Human being has more potential, I would say. तो उसका काम वही है जो एक इंसान का होना चाहिए। तो they should not be doing those automatic boring jobs. Machines will do it, and sometimes they do it. एक और रीज़न ये हो सकता है because humans are prone to error. एक मैन्युफैक्चरिंग में आप बड़ा प्रॉब्लम रहता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का। इंसान किसी भी वजह से किसी भूल चूक हुई या कोई भी चीज़ हुई, दवाई में कभी हो सकता है, या फिर तुम्हारी कार है या कोई और मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है। तो जो मशीन्स है वो एक प्रिसीजन लाते हैं उस चीज़ के लिए। तुम्हारा है एक हाई प्रिसीजन मेडिसिन बनाते हो आप, या हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है, या फास्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमेटिक है। तो अब रात इंसान वहाँ पर, अगर आप नाइट शिफ्ट हैं तो इंसानों को वहाँ पर रह के शबेदारी करनी है, और वहाँ पे यहाँ पे with machines you don't need to do that. You can go and sleep, machines will be doing your job as long as you set them correctly. लेकिन इन दो रिवोल्यूशंस ने नए जॉब्स दे दिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी नज़र इंडस्ट्री पे भी है, कंप्यूटिंग पे भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी है, तो मतलब ये इस चैलेंज को हम कैसे ले लें? It is not that कि you want to take the jobs away. It is just to make the process itself better, more efficient and faster. Because nobody wants to get a device or anything जिसमें manufacturing defects है, जो आप ऑर्डर करें चीज़ आपको 10 दिन लग जाएंगे, तो वो तो कोई नहीं चाहेगा।
लेकिन अगर आपको फास्टर प्रोसेस चाहिए, मोर एफिशिएंट प्रोसेस चाहिए, सही चीज़ें आपको चाहिए, दैट नीड्स टू बी, प्रोसेस को भी वैसे ही मॉनिटर करना होगा. नाउ आई थिंक द जॉब ऑफ, नाउ इट इज़ टू बी ऑल्सो नोटेड कि जो इंसानों का असल जॉब है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो है अगर वो नई चीज़ें लाएँ, रादर देन कि वो बोरिंग काइंड ऑफ रोबोटिक काइंड ऑफ चीज़ें करें जो रोबोट्स भी कर सकते हैं. सो दैट्स नॉट आवर कैलिबर. हमारा ये काम है कि हम इसको नया कुछ करें. और ये जो AI है, अगर एक साइड में उसने ऑटोमेशन की वजह से कुछ जॉब्स को इफेक्ट किया है, बट साइमल्टेनियसली इट गिव्स यू अ न्यू जॉब्स आल्सो. लाइक पहले क्वांटम AI साइंटिस्ट ये प्रोफाइल नहीं हुआ करता था. AI डेटा साइंटिस्ट अगर आप ले लेंगे, पहले ज़माने में मतलब 10 साल पहले अगर आप लेंगे, खासकर इंडिया में 2010 से पहले शायद उतने ज़्यादा डेटा साइंस रोल्स नहीं थे. अब डेटा साइंस रोल एक बूमिंग इंडस्ट्री है. बहुत, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक वेरी sophisticated job in which you get to do a very amazing and challenging and interesting work. First of all, that's anybody would like to do. And then from a pay structure point of view, it's also very competitive, it's very lucrative from that point of view. So और अभी इंडिया में अगर हम बात करेंगे, इंडिया में एक ट्रेंड चल रही है. Almost everybody wants to get into data science. This is the most kind of appealing job, and this has been considered data science. It's considered the hottest job throughout the world. Yes. Everybody, this is called the hottest job of 21st century. तो ये चीज़ नहीं हुआ करती थी पहले. So it's a huge opportunity because what it means for you is that आपको अब ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही बने, आप बैंक में ही काम करें, आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करें. You can have a better career being a data scientist. So that's one thing. Similarly, quantum computing will have a same effect. मुझे लगता है now because quantum computing का ये है कि it will also take it has connections to physics. It originated from quantum computing originated from physics. तो जो physics community के हैं उनके लिए भी एक बड़ी opportunity मिल रही है. Maybe some of physics or science people, they may not naturally get connected to AI. They will think it's more of a computer science or it needs to do other things, implementation, programming and that kind of thing. पर quantum computing में एक hardware वाला भी, जो if you have an experimental physicist जिसको सिर्फ hardware बनाना आता है, he can play a role. Fine. So I think what these revolutions are doing, they are creating new and more exciting job opportunities, and this new kind of a job market जो है, जो भी expand हो रहा है, emerging technologies हैं, खासकर quantum computing, and I think AI is more or less it's maturing already. So I would say, because I have been in this industry, and I think there are amazing opportunities which were not there before these revolutions. So that way, on the one side there are some of the jobs which are getting impacted, definitely, for sure, and it is for this reason also, because we want in this age and era in which we are living, the digital era in which we are living, in the information age in which we are living, the speed and the scale matters. Fine. So for that, humans cannot compete on that level. We have to confess that fact that we cannot, in some jobs we cannot kind of compete machines. They will do better jobs. They are more precise. They don't make mistakes. Once you program them, once you set them, they will do that thing what they are programmed to do. So therefore, that is one side. But the other side, the brighter side, is that there are amazing opportunities for the youngsters especially, and then for organizations also. It means digital transformations. कोविड का आप देख लीजिएगा. कोविड में अगर आप पुराने हिसाब से चलेंगे, इफ़ इट वाज जस्ट ह्यूमन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंसानों का ज़रूरी है वहाँ रहना, तो दे वुड हैव कोलैप्स्ड. फाइन. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज आज की जो IT सेक्टर है उसमें आपको इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स लाइक यू यूज सॉफ्टवेयर, इट्स सॉफ्टवेयर सेंट्रिक बिजनेसेस आर देयर. सो ऑल यू नीड इज दैट समवन रन्स दैट सॉफ्टवेयर, यू गेट योर जॉब डन. साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया इतनी शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन हम इस मुलाकात को कंक्लूड करेंगे इस सवाल पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द न्यू इन थिंग. हम वैसे भी कंप्यूटर के गुलाम हो गए हैं. मतलब मेरी बात, अगर मैं ज़ाती तौर पर मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ शायद पिछले 25 साल से, तो वो 286 का ज़माना हुआ करता. तो मैं इस हद तक कंप्यूटर का मतलब मातहत हूँ कि अब मुझे स्पेलिंग कोई याद नहीं है, अब मुझे कोई फ़ोन नंबर याद नहीं. मतलब ये सब, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कब उस स्टेज पे आ जाएगी जब इसके पास इमोशन भी होंगे और ये थ्रेटन कर सकता है इंसान को, मैं आपको कंट्रोल करूं. ऐसी कोई उम्मीद है, खतरा है कोई ऐसा?
Yeah, definitely. ये I mean, I think these are some of the concerns which people are talking about कि ऐसा ना हो कि technology it will kind of start running upon us. तो लेकिन मैं इसको मैं अपने लेवल पे इसको ऐसे देखता हूँ. मेरे लिए मान लो ये जो artificial intelligence है, it's a next level of software development, I would say. Because पहले क्या था, आप सॉफ्टवेयर जो लिखते थे उसको हम बोलते थे इंस्ट्रक्शन बेस्ड, ये था कि आपको ये चीज़ें करनी है. अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं टेक्निकली, ये वंस अगेन सॉफ्टवेयर ही है. एट द एंड ऑफ द डे AI इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, बट इट इज जस्ट दैट इट हैज मैकेनिज्म इन इट स्टार्ट्स लर्निंग. इसको ये समझ आता है कि अगर मैंने ये वाला इंस्ट्रक्शन किया था ये गलत था, ये नहीं करना था, मुझे दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन करना था. तो इट हैज़ दैट लर्निंग बिहेवियर, बट it is a software. It is software, but it has that learning behavior. So what will happen as it evolves, as the technology evolves, we do anticipate at some point of time it will become even more intelligent than what we have as of now. So but I think the button lies at on our side. We can always have that control, but ये जो decision लेना इसको किस दिशा में इसको use करेंगे, I think that lies with human beings, as with any, that's true with any technology. So but with this I think the positive side is that it will make our life easier, and you will have जैसे हम remote control use करते हैं, similarly you can control your whole home. There's something called Internet of Things also, in which जैसे कि आप फ्रिज अपना कंट्रोल करते हो using buttons or other things. With Internet of Things you can control many devices, almost every device in your home. That automation is coming, but we humans have to take a collective decision collectively कि whether we want to let this happen, कि ये टेक्नोलॉजी हम पे विन ओवर करे या फिर हम इसको हमेशा अंडर कंट्रोल रहें. आई थिंक दैट्स अ कलेक्टिव डिसीजन इन विच ऑल ऑफ अस एज अ ह्यूमैनिटी, आवर गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट, एवरीबॉडी कैन play a role. So but I think as of now, being as a AI practitioner, I tend to think more about all the positive sides of this technology. डॉक्टर साहब, आपने इतनी खूबसूरत बातें की, बहुत ही कम्प्लेक्स साइंस को आपने आम इंसानों की ज़बानी में हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया. हम उम्मीद करते हैं कि इससे फ़ायदा उठाएंगे हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, ताकि वो फैसला कर पाएँ कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और साइंस कहाँ से कहाँ चेंज हो गया. तो हम आपके नहायत ही मशकूर हैं. हम उम्मीद करेंगे कि मुस्तक़बिल में हम इसकी जो दूसरी लेवल होगी इस पर बात करेंगे. हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं. थैंक यू.